अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अदालती हाथों में एक और खत की बाज़गश्त है। इतलात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं। दूसरी जानिब एहलिया बुशरा बीबी को बनीगाला में जहर देने की खबरें भी गर्दिश में हैं। गोया सियासी हालात में अभी भी धौंस धमकी और खौफ के साए बदस्तूर मौजूद हैं। इतलात मौसूल हुई कि जज के स्टाफ ने जब खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। अदालती अमले के मुताबिक रेशम नामी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे जजेस को खतूत भेजे। बताया गया कि स्टाफ ने खत जब खोला तो इसके अंदर सफूफ था और ये एंथ्रेक्स यानी कि बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खत खोलने के बाद स्टाफ ने बताया कि आंखों में जलन शुरू हो गई और ये मामला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब अदलिया में मुदाखलत के मामले पर पहले ही कई सवालात उठ चुके हैं। एक तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जजेस के लिखे जाने वाले खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है। इमरान खान का कहना है कि जजेस के खत की इंक्वायरी का आगाज शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात या उससे भी पहले से शुरू कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन करें जरूर। सहाफी ने सवाल किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने जनरल रिटायर्ड फैज पर इल्जामात लगाए थे, उस वक्त आप वजीर आजम थे, जिस पर बानी पीटीआई का कहना था कि जनरल फैज हो या कोई और तहकीकात होनी चाहिए। वैसे भी जनरल फैज की तकर्री मैंने नहीं की थी, जनरल बाजवा ने हमें वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर चुप ना बैठे तो केसेस बनाए जाएंगे और सजाएं भी मिलेंगी। नाज़रीन ये जहन में रखिए कि जब गुजरांवाला की तकरीर नवाज शरीफ साहब ने की थी उसके फौरी बाद तब के वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपने दोनों जर्नलों का दिफा करते हुए कहा था कि ये हकीकत और ये फैक्ट कि मियां नवाज शरीफ इन पर तनकीद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बंदे सही हैं। और आज धोस धमकी का भी गिला किया जा रहा है, इंकशाफ किया जा रहा है। दूसरी जानिब आज ही साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अदालत को उनकी अहलिया को दिए जाने वाले जहर से मुतल्लिक भी आगाह किया है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात हुई। दौरान समात इमरान खान का एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा हुआ। इमरान खान ने यह दावा किया कि बुशरा बीबी को बनीगाला में जहर दिया गया है, मुझे पता है इसके पीछे कौन है। बुशरा बीबी की जिल्द और जबान पर निशानात पड़ गए हैं। अदालत बुशरा बीबी के मुकम्मल मेडिकल चेकअप और इंक्वायरी कराने का हुक्म दे। जबकि बुशरा बीबी ने अदालत से बाहर मीडिया से बात करते हुए बताया कि शब मिराज के रोज मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ होती है, खाना और पानी भी कड़वा लगता है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में भी हार्पिक मिलाया गया है। बुशरा बीबी का कहना था कि पंजाबी कहावत है कि बंदा बंदे नू खा जांदा है। जज और इदारों को बंदे खाते देखा तो इस कहावत की समझ आई है। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दावा है कि बुशरा बीबी की स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार मुक्तदर हल्के होंगे। पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। आज इमरान खान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि 6 जजेस को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने हिम्मत की। हमें जजेस पैगाम देते हैं कि वो बेबस हैं। पुलिस भी कहती है कि हम पर दबाव है, जेल को भी कंट्रोल किया जा रहा है। एहतसाब अदालत के साबिक जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल पहुंच गए। नाज़रीन सियासी हालात में एक बदलाव ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ को बेशतर मुकदमात में रिलीफ भी मिलने की तवक्को है। तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा फिलहाल मुअत्तल हो चुकी है। साइफर केस में भी तहरीक इंसाफ को अदालत से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुराद सईद और आजम स्वाति को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल चुकी है। हमाद अजहर को 51 मुकदमात में जमानत, इमरान खान और असद उमर को रैली निकालने पर दर्ज मुकदमे से बरी किया जा चुका है। यह तहरीक इंसाफ की सियासी बका का एक पहलू है, मगर सियासत के इस बदलाव में भी तहरीक इंसाफ के इम्तिहान अभी बाकी हैं। आज कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, जिसके तहत आजाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया है। आजाद अरकान को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना तस्लीम नहीं किया गया। इसी तरह हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 226 तय कर दी गई है, जबकि ऑपोजिशन की तादाद 102 है। जबकि उमर अयूब का बतौर ऑपोजिशन लीडर फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब आज होने वाले सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब दिखाई दी। सेनेट की 19 खाली नशिस्तों पर वोट डाले गए।
सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 और मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। MQM 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही है। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार इसाक डार सेनेट के टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन सेनेट के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा भी कामयाब हो चुके हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 9 मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का ज़ेली इदारा करार दे दिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो एक मैं समझता हूँ कि रबर स्टैंप है, हुकूमत की एक ज़ेली इदारा है कि हुकूमत की कंट्रोल में है। हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। जब असम्बली नामुकम्मल थी तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी। आज के पीके में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। तहरीक इंसाफ सियासी बका के लिए मजम्मत, मुफाहमत, मुज़ाकरात कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी, फिलहाल कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। एक तरफ आम माफी के तस्करे हैं, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को यह भी तवक्को है कि बानी PTI जल्द सलाखों से बाहर होंगे। तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को साथ मिलाकर ग्रैंड अलायंस बनाने का भी फैसला कर लिया है। इस ग्रैंड अलायंस में जमात इस्लामी, MWM, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी शामिल होंगे। एक बड़ा अलायंस बना रहे हैं। 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जमात इस्लामी है, अशरफ जही साहब की पार्टी है, अख्तर बेंगल साहब है, MWM है और हम हैं। तो पूरे मुल्क में अवामी राबिता मुहिम शुरू करेंगे ईद के बाद। और इस वक्त जो मुल्क का हाल है इसके खिलाफ जो है ना मोबिलाइज करेंगे और अवाम को निकालेंगे। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मुल्क चलेगा तो कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। आइन और कानून की मारवा किसी चीज को नहीं मानेंगे। तहरीक इंसाफ एक तरफ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला गंडापुर मखसूस नशिस्तों की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने सियासी बका का कुलिया क्या तय पाया है, जबकि बुशरा बीबी को जहर देने का मामला और मुकदमात में मिलने वाला रिलीफ अपनी जगह निहायत अहमियत का हामिल है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब मौजूद हैं। असद कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, अब खैबर पख्तूनख्वा से तो इलेक्शंस हुए नहीं, क्या सेनेट गैर फाल ही रहेगा इसी तरह? देखिए, हमें तो बहुत अफसोस है जिस तरह हमारे खिलाफ फैसले हो रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन तो मैं समझता हूँ कि अभी कोई उसका जो उसकी मैंडेट था, जो इसकी आइन और कानून के मुताबिक जो उसका काम था, उसमें पूरी तरह नाकाम रहा है। उसने एक पार्टी के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो खुद एक पार्टी बनी है और उनके खिलाफ जितने इक़दाम हो रहे हैं उसका सिर्फ काम यह है कि PTI को कैसे इक़्तिदार से दूर रखा जाए, उनको जो है ना अपने मैंडेट से दूर रखा जाए। और इसके लिए आपने देखिए कि हमारा बल्ला भी इन्होंने छीन दिया और सब कुछ। और अभी जो डिसीजन किया है कि हमारे जो वोट PTI को पड़ा है, वोट आवाम ने इमरान खान को दिया है, हमें दिया है, और ये तकसीम होंगी दूसरों के बीच। आवाम ने उनको मैंडेट ही नहीं दिया है। जब आवाम ने इसको मैंडेट ही नहीं दिया है तो किस कानून पे जो है ना वो उधर जो है ना उसकी नुमाइंदगी बनेगी। यानी हमारे खवातीन, उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया, उसकी भी जद्दोजहद है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है डिनाइल हो रही है, उसकी जो कानूनी और आईनी हुकूक है उसको जो है ना उससे उसको महरूम रखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ जो कुछ किया इलेक्शन कमीशन ने बहुत काबिल मजम्मत। असद कैसर साहब, अली अमीन गंडापुर भी बज़ेद हैं कि गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे, मगर ये अहकामात इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ गए, इतने और केसेस का सामना है, एक कंटेम्प्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से लग गया, तो क्या कहेंगे, कन्फ्रंटेशन कितनी देर आप बरकरार रख सकते हैं? देखिए, हमारे पास जितनी हमारे कानूनी ऑप्शन है, सारे कानूनी ऑप्शन को हम एग्जॉस्ट करेंगे। मतलब हमारे पास तो यही है, हम तो और क्या कर सकते हैं। जिस तरह रोजाना के हिसाब से अभी आप देख रहे हैं कि हमारे और भी जो है ना इन्होंने यानी जहां हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, यहाँ जहाँ हमारे कंसर्न है, या जो हमारे मैंडेट चोरी किया गया, वहाँ कहीं भी आपको जो है ना दोबारा गिनती नहीं दी जा रही है।
اور ان کی جو روزانہ نئی گنتی جا رہی ہے. بلکہ آج جو مجھے پیپل پارٹی کا ایک سینئر لیڈر ملا ہاؤس میں, اس نے کہا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے آپ کی سیٹیں کم کرے کہ پیپل پارٹی کی ضرورت نہ پڑے, سمپل میجارٹی اس کو ملے. تو اگر اس طرح انہوں نے کرنا ہے تو پھر الیکشن کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ جو ہے نا, میں نے پہلے بھی کہا ہوا تھا, ابھی کہتا ہوں کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن نکالتے, پیسے بھی خرچ نہ ہوتے, ویسے بھی جو ہے نا اس کے اوپر لوگوں کا کسی کا اعتماد نہیں ہے, کوئی الیکشن ہوا ہے, یہ اسمبلی جو ہے نا ابھی عوام کی نمائندگی کرتی نہیں ہے. تو اس صورت میں بھی یہ تھا, مطلب حق کی طرح کوئی مجلس شورا بنا لیتے. تو انہوں نے ایک پریکٹس بھی کیا, اور اس پریکٹس کے ذریعے جو ہے نا جمہوریت کا مذاق اڑا دیا, اور جتنا گونڈی طریقے سے یہ معاملات کو چلا رہے ہیں, پوری دنیا میں ہماری جگرسائی ہو رہی ہے. اور اس طرح جو یہ ملک نہیں چلایا جا سکتا, یہ ملک بنانا ریپبلک نہیں ہے, اور اگر یہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف انشاءاللہ. آپ یہ بار بار کہتے ہیں ملک ایسے نہیں چلایا جا سکتا, لیکن اسی طرح چل رہا ہے اور آپ اس کے اندر شریک بھی ہیں. آج بھی فائنلی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نوٹیفائی بھی ہو گئے. دیکھو, ہم نے آپ کو بتایا, پہلے بھی کہا تھا کہ ہم تو اسمبلی احتجاج کے طور احتجاجن جو ہے نا ہم اسمبلی میں ایز اے پروٹیسٹ ہم اسمبلی میں تمام آپشن جو ہے نا ہم ایگزاسٹ کریں گے. تو عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم روڈوں پہ نکلیں گے. اور آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں جماعت اسلامی, لیاقت بلوچ صاحب, اختر مینگل صاحب, اشرف زئی صاحب, اور علامہ ناصر صاحب MWM, اور حامد صاحب جو ہمارے سنی اتحاد ہے, اور PTI, ہم سب آج بیٹھے ہیں اور ہم نے ایک عمل طے کیا ہے. ابھی اس کی جو اعلامیہ وہ بھی نکل آئے گا, اور انشاءاللہ تعالی عید کے بعد جو ہے نا ہم جلسے بھی شروع کر رہے ہیں. کوئٹہ سے شروع ہوگا انشاءاللہ, پشین میں ہم 13 تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور اس میں ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں مختلف لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہیں. لیاقت بلوچ صاحب کو کچھ ذمہ داری دی گئی ہیں, کچھ ذمہ داریاں جو ہے نا اختر مینگل صاحب اور اشرف زئی صاحب کو دی گئی ہیں. تو ہم گرینڈ الائنس بنانا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. تو اس گرینڈ الائنس میں آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں نہیں دعوت دی؟ اس کو دعوت دی جا رہی ہے. لیاقت بلوچ صاحب ان کے ساتھ ملاقات کریں گے, اور پھر جو ہے نا چیزیں آگے بڑھائیں گے. ہم باقی جو ہے نا جن پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے نا کنسرن ہے, اس ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا ہم آن بورڈ رکھیں گے. کس نوعیت کی تحریک ہوگی یہ اسد قیصر صاحب؟ لانگ مارچ نکالیں گے اور دھرنے میں یہ اختتام پذیر ہوگا؟ وہ لیٹر آن ڈیسائیڈ ہوگا, کیونکہ ابھی ہمارے انیشیل میٹنگز ہوئی ہیں. یہ جب ہم 12 کو میٹنگ کریں گے پھر کوئٹہ میں, تو اس میں معاملات پہ ہوں گے, باقی ڈیسیجنز ہوں گے. تو میں ایز اے انڈیویجول کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ ادھر اس وقت جو ہے نا پورا ہمارے جو آل پارٹی میٹنگ ہوگی, اس میں پھر ہم جو عمل طے کریں گے اس کے مطابق ہوگا. اور سر یہ بھی سوال ہوگا ہو کالز دی شاٹس, اور کہاں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ پنجاب میں ایک حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی؟ مریم صاحبہ کی روتھلیسنس تو آپ نے ایک بار ذائقہ اس کا ٹیسٹ کر لیا ہے. دیکھیں, ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے جلسے کرنے ہیں. ہم کراچی میں بھی کریں گے, اندرون سندھ بھی کریں گے, اور لاہور, ملتان اور پنڈی یہ بھی ہوگا. عید کے بعد ہم پورا ایک جلسے کراؤڈ چلائیں گے پورے ملک میں. اس طرح جو ہے نا ہم پھر جائیں گے KP کے بھی جائیں گے, مطلب پورے ملک میں یہ جلسے ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر ARY فاروق اعجاز موجود ہیں. فاروق, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. یہ گرینڈ الائنس کی ایک حکمت عملی ہے جو اسد قیصر صاحب بتا رہے تھے. دوسری طرف اپوزیشن لیڈر بھی ان کا نوٹیفائی ہو گیا ہے, لیکن اس این بیچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلے شکوے ہو رہے ہیں, اور زندگی کے خطرات جو ہیں جو لاحق ہیں بشرا بی بی کو. پہلے عمران خان تھے, اب بشرا بی بی ہیں, اس کے تذکرے بھی ہیں اور انکوائریاں ڈیمانڈ ہو رہی ہیں. آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بات کی, آپ بھی ادھر موجود تھے, کیا کہہ رہے تھے وہ؟ جی بالکل, نہ صرف صحافیوں سے بات چیت کی ہے بلکہ عدالت کو بھی آگاہ کیا. آج عمران خان جج صاحب کے سامنے گئے اور وہاں پر انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کا خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ایک جونیئر ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا گیا بشرا بی بی کا, جس پر انہیں اعتماد نہیں ہے. انہوں نے عدالت سے یہ مطالبہ کیا کہ جو شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں ان کی نگرانی میں بے شک جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھ جائیں
لیکن تفصیلی معائنہ ہونا چاہیے بشرا بی بی کا. تو اس حوالے سے جج صاحب نے بھی آج حکم دیا کہ آپ ایک تفصیلی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے ایک جو درخواست ہیں وہ عدالت کو دے دیں تو اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد میڈیا سے بھی بات چیت کی جس میں بشرا بی بی کی جانب سے بھی آج دوبارہ جو میڈیا سے بات کی. کیا عمران خان بشرا بی بی کو بات کرنے سے، میڈیا کو مخاطب ہونے سے روک رہے تھے؟ جی گزشتہ سماعت پر تو یہ ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کو روکنے کی کوشش کی تھی عمران خان نے، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ بشرا بی بی کو کسی بھی قسم کی بات کرنے سے نہیں روکا، بلکہ بشرا بی بی اکیلے کھڑے ہو کر کافی دیر تک جو ہے وہ میڈیا سے بات چیت کرتی رہی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں جو ہے بہترین رہائش دی گئی ہے، تاہم وہاں پر انہیں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. پہلے کھڑکیاں بند ہوتی تھی کمرے کی، اب کھڑکیاں بھی کھول دی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں جو ہے وہ جو صحت کے حوالے سے خطرات ہیں وہ جو ہے وہ میڈیا کو آگاہ کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے شہد میں انہیں کوئی چیز ملا کر دینے کی کوشش کی گئی، اب کھانے میں جو ہے وہ زہریلا مواد ملا کر جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے کافی خدشات ہیں، اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی گزشتہ سماعت پر خدشات کا اظہار کیا تھا، اور کچھ جو اعلیٰ عسکری شخصیات ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کے ذمہ دار بھی ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا. مجھے بتائیے گا اسد کیسر صاحب، یہ بشرا بی بی کو زہر دینے کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، مریم صاحبہ بھی ماضی میں کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کو نیب کی کسٹڈی میں جان بوجھ کے بیمار کیا گیا تھا، نہ تب انکوائری ہوئی، اور شاید آج کی ایگزیکٹو بھی یہ انکوائری نہیں کرائے گی. آپ لوگ پٹیشن لے کے جائیں گے اعلیٰ عدالت میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو ہے نا ایک عدم استحکام کی طرف ملک بڑھ رہا ہے. الیکشن کے بعد جو ہے نا یہ استحکام کے ذریعے ہوتے ہیں. جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ یہ ملک میں استحکام آ جاتا ہے، لیکن پہلی دفعہ ہے کہ ملک میں الیکشن ہوا، الیکشن نے زیادہ عدم استحکام پیدا کیا، جو کہ جو بہت افسوسناک ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو الیکشن کے نتائج ہیں، جو کنسرنز ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں سارے ملک انارکی کی طرف اس لیے جا رہا ہے کہ ملک پہ کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. الیکشن کمیشن کی آپ کردار کو دیکھ کے عدالتوں کے اوپر جو پریشر ہے، تو اس لیے جو ہمیں بھی جو اس وقت مختلف تھریٹس ہیں، بشرا بی بی کی جو بات ہو رہی ہے تو یہ بہت الارمنگ ہے، اور اس میں ہمیں اس پہ جو ہے نا شدید تشویش بھی ہے، اور اس کی باقاعدہ جو ہے نا ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اس کے تحت تک پہنچا جائے کہ اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کے اندر کیا حقائق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ حقائق بھی سامنے آ جائیں، اور ادروائز جو ہے نا ایک ملک جس طرف چل رہا ہے یہ ملک کے بہتر مفاد میں نہیں ہے. بہت شکریہ. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بشرا بی بی کو مبینہ طور پر سلو پوائزن کرنے کے معاملے پر جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کر رہے تھے. ویری شارٹ بریک، وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک. یہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ویڈیو موجود ہے. حکومت اشتہار کیوں نہیں دیتی؟ جھوٹ پلانے والوں کو جیل بھیج دیں، ہم سارا دن بیٹھ کر وضاحتیں جاری کرتے رہیں. ایسا حکم دیں کہ جو پسند نہیں آئے گا. یہ اہم ترین ریمارکس آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے صحافیوں کو FIA کے نوٹسز کے خلاف درخواست پر دوران سماعت کہے. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے کہا کہ میرے ایک کالیگ نے اس کیس کو نہیں پڑھا ہوا. اگر صحافیوں کو کوئی خطرہ ہے تو ہم کوئی آرڈر جاری کر دیتے ہیں. جس پر پریس ایسوسی ایشن کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ کیس میں کچھ بھی ارجنٹ نہیں ہے. ساتھ ہی چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ بیرسٹر حیدر وحید کہاں ہیں، جس پر وکیل نے ان کو آگاہ کیا کہ وہ میڈیا ریگولیشن سے متعلق اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. جس کے جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مگر وہ عدالتی کارروائی کے لیے نہیں آئے. کیا ان کی پٹیشن آزادی اظہار کو یقینی بنانے یا مزید روکتی ہے؟ ان کے کیس میں درخواست گزار کون تھے؟ 2022 سے یہ درخواست کس بنیاد پر دائر تھی؟ کیا ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے؟ ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے ماضی کی طرح ایک بار پھر درخواست گزاروں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کون سا مشترکہ مواد تھا کہ جو ان درخواست گزاروں کو ساتھ لایا تھا. We'll see what the purpose of the CP is, the timing of the CP. My understanding it does the very opposite of what you're seeking. Yes. If I'm wrong, please correct me. Absolutely, sir. But then it raises questions about these kind of petitions. Why have these people disappeared? Why has the council disappeared? My lord, as a matter of law... Now, are we being used? And what brings person from Lahore, Islamabad,
and Chakwal together. Why are you silent? My lord, there are Say, certain... Iqbal, your friend may be upset with you. अपनी बात जारी रखते हुए चीफ जस्टिस ने मीडिया की मुंतखब रिपोर्टिंग का गिला करते हुए कहा कि अब हम अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। देखिए आजकल जो है ना वेरी सिलेक्टिव रिपोर्टिंग इज बीइंग डन इन द मीडिया एंड समटाइम्स आउटराइट लाइज। ठीक है, इसका जिक्र नहीं आएगा कल, इसीलिए हम अब अपना खुद ही चलाएंगे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील सलाउद्दीन से पूछा कि इस तरह की दरख्वास्तों का क्या असर होता है। साथ ही चीफ जस्टिस ने बज़ाहिर दरख्वास्त गुजार को नेम एंड शेम करते हुए वकील सलाउद्दीन से उनके नाम लेने का भी कहा। Please read the petitioners, array of petitioners. Sayyid Ibn Hussain, ex-IG Police. Hassan Mahmood, Joint Secretary, Cabinet, retired. Raja Sher Bilal, Senior Vice Chairman, Punjab, International Human Rights Movement, address at Chakwal. Professor Ibrar Ahmed, Principal, Wings College, Chakwal. Hossain Faisal, Advocate, Bahria Town, Islamabad. Mohammad Asif, lawyer and ex-president of District Bar, Chakwal. साथ ही चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इस तरह की दरख्वास्त अदालत का गलत इस्तेमाल नहीं है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि बिल्कुल ऐसा ही है। बादशाह चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कहीं आपने उन लोगों से अदालत के बाहर ही सेटलमेंट तो नहीं कर ली, जिस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि हम एक सहाफती इदारा हैं, ऐसी सेटलमेंट के वसाइल नहीं हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरी नहीं कि पैसे ही हों, यह भी हो सकता है कि कहा गया हो आइंदा मेरी खबर अच्छी छाप देना। Have you reached some private settlement with them? Where will we, sir? We are only a journalist body. What resources do we have? नहीं, हम पूछ रहे हैं अगली दफा मेरी खबर अच्छी छाप देना, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि पैसे ही हर चीज होती है। क्या खबर लगना है, क्या खबर नहीं लगना है, क्या खबर कहाँ लगना है, क्या खबर कितने मिनट चलना है, क्या खबर किस टाइम पे चलना है, ये भी तो सारे फेवर्स हो सकते हैं जो आप दे सकते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कोई और अर्जेंट मामला है। इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने मतीउल्लाह जान केस का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल अगर मैं एक केस को ओपन एंड शट केस कहूं तो ये गलत ना होगा, तो वो मतीउल्लाह जान केस ही होगा। If there was one case as an open and shut case, it would be that of Matiullah Jan. There is video recording of it. The impression that we may gather then is that you may not want to solve it. अब ये तो वो वीडियो आ गया, अब भी नहीं आपको मिल रह सकता है। Why is the government not putting advertisement in the newspaper that we're looking for these people? It's a case of the journalistic community. That's right. Not only that, but of every citizen. Can't you even solve this one? My lord, on it, and I'll make sure that the police does. Then be ready for the final order that will come, which may not be to your liking. Get ready for the final order to come, which might not be to your liking. दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने शाहिद मेतला के जनरल बाजवा के इंटरव्यू का भी हवाला दिया और कहा कि सहाफत के तरीकाकार को चार्जशीट करते हुए उन्होंने बोला कि क्या उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, ये कैसी सहाफत हुई, ना तारीख बताते हैं ना कोई और बात करते हैं। Record, you know, primary evidence, secondary evidence वगैरह वगैरह was, did he record the interview? I mean, ये क्या बात है भाई, इनका पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, इन्होंने तो कुछ बताते नहीं है, ना डेट बताते हैं, ना टाइम बताते हैं, ना कहाँ इंटरव्यू हुआ है भाई। सॉरी, दिस इज नॉट जर्नलिज्म। जर्नलिस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स। आई हैड कंडक्टेड, अब हर पे आखिर तो नहीं हो जाता है ना, on such as to give it credibility to your own statement, on such a date at such a time, at his residence, in a cafe, at my house. What did he say? कुछ तो बता देना, उसका ट्रांसक्रिप्ट ही लगा दें इंटरव्यू का साथ में। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फेक न्यूज का हवाला देते हुए यूट्यूबर्स को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इन्हें तो बस हिट्स ही चाहिए। अगले ही दिन मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चल गई, क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें ही जारी करते रहें? क्या किसी सहाफी पर झूठ बोलना साबित हो जाए तो सहाफती इदारे उसकी मेंबरशिप खत्म करेंगे? बताइए ना।
ऐसी ऐसी खबरें चलती हैं जिनका कोई बुनियाद ही नहीं होता है। अगले दिन मेरे वाइफ के मुतालिक झूठी खबर चढ़ा दी, भाई चलो ठीक है चलाते रहो। अब हम सुबह से रात तक सिर्फ क्लैरिफिकेशन ही देते रहे। एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेज, हम किसी को कंटेम नोटिस तो नहीं हर चीज को देंगे, आप कहेंगे ओहो जर्नलिस्ट को कंटेम नोटिस दे दी। थोड़ा सा खौफ करें, कंप्लीट फैब्रिकेशन, ये हमें हिट्स चाहिए। अच्छा लगता है आ जाए खबर में, अब हम पूरे दिन बैठे डिनाई करते रहे। फ्रीडम ऑफ प्रेस, हम आपसे बार बार पूछते हैं कुछ झूठ के बारे में हम क्या करें, चलने दें। तो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा वही बिकेगा बस बाजार में। यार सब लोग कह रहे हैं, अच्छा तो सच हो गया। वो चीफ जस्टिस की वाइफ ने तरदीद नहीं की, या मैं तरदीद करूं बैठ के। आई एम नॉट सेइंग द malicious, they may be an honest mistake, they don't reveal their source। ओ सोर्स हमसे ना पूछें, अच्छा मैं नहीं पूछते, हम तो उधर हैं ना आसमान पे, हम गलती कैसे मान सकते हैं। मगर आप मुझे बता दें कोई जर्नलिस्ट रिट्रैक्शन किया आज तक? मैं आपको 2 झूठ तो मेरे सामने हुए हैं। जिस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि वार्निंग देकर शो कॉज करके मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर मलिशियस खबरें छापी जाएं तो इस पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना चाहिए। जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इससे क्या हो जाएगा, आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, हल बताइए। साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि क्या वकला ने कभी अपने मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, सहाफियों ने क्या कभी की है, ये सब तो ट्रेड यूनियंस बन गई हैं। हमने तो आपको अपने इदारे में करके दिखाया, आप भी करके दिखाइए ना। नाज़रीन, बाद अदालत ने केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी, फ्री कैंप से तहरीरी दलाइल भी तलब कर लिए और फिर हुक्मनामे में लिखवाया कि मीडिया रेगुलेशन से मुतल्लिक पिटिशन वापस लेने की दरख्वास्त आई। पिटिशन की दरख्वास्त गुजार अदालत आए, ना वकील ना ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आए। दरख्वास्त में कहा गया कि अब वफाकी हुकूमत मीडिया रेगुलेशन का मामला खुद देख रही है। ताहम अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत से मंसूब इस बात की तरदीद की है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हसनात। हसनात, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बड़े बरहम और दुखी दिखाई दिए आज चीफ जस्टिस साहब, थोड़ा खौफ कर लीजिए। यूट्यूबर से कहा दिस इज नॉट जर्नलिज्म, सहाफत का बताया सहाफत कैसे होती है, किस तरह की जाती है, क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। अब उन्होंने कहा आप तो आसमान पे चढ़ के बैठ जाते हैं, हिट्स के लिए सब कुछ ज़मीर ही बेच देते हैं। सर देखिए, इन बातों में हकीकत भी होगी किसी हद तक, लेकिन क्या चीफ जस्टिस को जो है वो इस किस्म के रिमार्क्स देने चाहिए। मामला है जर्नलिस्ट की हरासमेंट का, और उसमें जो आप ये दे रहे हैं लाइन, ये वो लाइन है जो मीडिया पे कदगने लगाना चाह रहे हैं, और उनको आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये गलत करते हैं, ये सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं, ये डॉलर के लिए सब कुछ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक PRO ऑफिस है, 19 ग्रेड का ऑफिसर बैठता है, उसके मातहत लोग हैं। उसका क्या काम है, वो जब कोई गलत खबर है तो वो उस रिपोर्टर को बुलाए और उसे बताए कि ये खबर ठीक नहीं है, और बाकायदा जो है वो उससे तरदीद जारी करवाए, पब्लिश करवाए। ये कोई तरीका नहीं जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब कर रहे हैं कि जो है वो मीडिया पर्सन को आड़े हाथों ले लेते हैं। और जब वो ये चीज़ें करते हैं, उससे पहले भी हमने देखा जब उन्होंने मीडिया पे क्रिटिसिज्म किया, GIT में लोगों को गिरफ्तारियां शुरू हो गई, नोटिस आने शुरू हो गए। अब जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, और देखिएगा इस हवाले से जो है वो कोई लेजिस्लेशन भी आ जाएगी और कोई इदारे एक्टिव हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके जो रिमार्क्स हैं उनके कितने चिलिंग इफेक्ट हैं जर्नलिज्म के लिए। अगर हम कहें कि सिलेक्टिव हर जगह खराबियां हैं, लेकिन अगर चीफ जस्टिस पॉइंट आउट मीडिया को इस माइक्रो लेवल पे करेगा तो हम फिर कहां से दादरसी हासिल होगी। जब चीफ जस्टिस इस तरह की बात करेगा तो नीचे कौन बात करेगा। ये अहम तरीन मामला है। मतीउल्लाह जान केस का भी उन्होंने कहा कि ये ओपन एंड शट केस है, वीडियो मौजूद है और मुतनब्बे किया उन्होंने हुकूमत। देखिए, मेरा ख्याल है फैसला देंगे, मेरा ख्याल है कि वो तो माजी का एक मामला है, लेकिन जो उनके रिमार्क्स ये आज चले हैं कि डॉलर कमा रहे हैं, और ये इंतहाई गैर मुनासिब रिमार्क्स थे। इससे मुझे लग रहा है कि मीडिया फ्रीडम थ्रेट पे है। ऑलरेडी जो अज़ाइम हैं कि रोका जाए, इनको कर्टेल किया जाए, इनको मजीद जो है वो इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, वो जब इस किस्म के रिमार्क्स आएंगे तो उनको तकवीयत मिलेगी और ये होगा। अगर हम कहें सिलेक्टिव, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी कई चीज़ें फिर आप पॉइंट आउट करें, कई ऐसे केसेस हैं जो नहीं लगते, या एक जमात की बड़ी शिकायत हैं, मिसट्रस्ट है, एक जमात को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलते हैं, तो हम भी फिर कहें कि जजेस का इंसाफ भी सिलेक्टिव है, और कहीं बिल्कुल खामोशी है, कई मामलात में जुडिशियल रिस्ट्रेन आ जाता है, कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता है। तो देखें, मेरा ख्याल है हर जगह मुझे बात बताइएगा कि देखिए आजकल जो माहौल है, बदकिस्मती से एक कन्फ्रंटेशन दिखना शुरू हो गई है, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव एस्टैब्लिशमेंट। इस पूरे माहौल के अंदर जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, पूरा हाई कोर्ट ही है, पूरा हाई कोर्ट खड़ा हो गया। ये मैं
पिछले हफ्ते से समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप सीनियर रिपोर्टर हैं, अंदर बाहर सब खबरें समझते हैं, अंदर की भी ऑफ द रिकॉर्ड खबरें भी होती हैं जो पता लग जाती हैं। सुओ मोटो लेने से गुरेज क्यों किया जा रहा था, अवॉइड क्यों हो रहा था, मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी तक। देखिए ये बात तो थी, इसमें कमजोरी दिखाई गई और उसका कोई मैसेज अच्छा नहीं गया, बल्कि डिसअपॉइंटमेंट हुई पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान। जो 126 जजेस हैं उनको में मायूसी आई। देखिए एक तो बड़ा वाज़ेह है कि 6 महीने में हम देखें, आप एक केस बताएं जिसमें एग्जीक्यूटिव और जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में कोई कन्फ्रंटेशन आई हो या कोई उनको मुश्किलात आई हो, डिसअपॉइंटमेंट हुई हो। एग्जीक्यूटिव बहुत खुश है, बार जो मौजूदा बार है, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव तकरीबन एक पेज पे हैं, और ये एक पेज हम 6 महीने से देख रहे हैं। तो ये था कि जब अगर इस तरह की चीज आती ये अब, लेकिन अब अच्छी बात है, ये कल हियरिंग होगी 6 जजेस का। ये भी था क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कल? मेरा ख्याल है कि काफी चीजें इस पे जजेस जो हैं बड़ा स्ट्रांगली जो है वो इस पे रिजर्वेशन और अपने कंसर्न शो करेंगे, जिस तरीके से 6 जजेस के साथ जो बैठ रहा है। बिल्कुल मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह पैगाम जाएगा और एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा, कम से कम सब जजेस की नहीं तो लेकिन कुछ जजेस की तरफ से बड़ा जो है वो सीरियस किस्म का रिएक्शन आएगा। कल ही आएगा, ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर आएगा या देखें जो यही बात है, जो आज के रिमार्क्स आए हैं ये रिमार्क्स भी आ जाएं, कम से कम ये हो कि फ्यूचर में कि जजेस क्या किस तरह अपने जो इस वक्त तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना है ना, लेकिन जो इस उधर मैकेनिज्म मुरतब होना चाहिए, क्लैरिटी आनी असल चाहिए। मामला इधर क्या आप देख रहे होते हैं? असल मामला ये है कि जजेस को इंडिपेंडेंट जो है उनको प्रोटेक्ट करना मौजूदा हालात में, जब हाई प्रोफाइल केसेस में जब उन पे दबाव हो, उसके लिए कोई इकदामात करना, कोई मैसेज देना। अब स्ट्रेटेजी मुझे नहीं मालूम कि कल क्या होगी, किस तरह इस मामले को देखा जाएगा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो यू टर्न लिया गया है ये यू टर्न ऐसे नहीं लिया गया, इसको लॉजिकल एंड तक कोशिश की जाएगी कि इसको लेके जाया जाए, और जो स्पेस हमारी 6 महीने हमने दी है या हमारे से ले ली गई वो स्पेस वापस ली जाएगी। इंक्वायरी कराई जाएगी, इंक्वायरी के आर्डर होंगे, डिक्लेरेशन भी हो सकता है। अब देखते हैं, ये मैं ज्यादा इसमें नहीं कि क्या होगा, लेकिन कम से कम ये है कि वो साइड जो एक इन्फ्लुएंस करती है वो उसको डिफेंसिव पे लाया जाएगा। अच्छा, तो कल आप इंटरेस्टिंग हालात देख रहे हैं। सेकेंडली सर, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो मशकूक खत आया है तमाम तर जजेस को, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया है। ये तो बड़ी गलत तरफ चीजें जाती दिख रही हैं। एंथ्रेक्स बायोलॉजिकल आपका एक वेपन है बाकायदा तौर पर, उसको भी अभी चेक किया जाएगा। व्हाट इज गोइंग ऑन है? इसका भी कहीं ना कहीं ताने बाने जोड़ रहे हैं इन जजेस के देखिए अब ये बातें तो कोइंसिडेंट हो गया ये जो भी, लेकिन ये सारी चीजें होंगी। अभी पहले एक जज साहब ने कहा कि उनके घर भी कोई क्रैकर फेंका गया, उनको फिर ट्रांसफर किया गया। ये ऐसी चीजें हैं, माजी में हम वकार सेठ साहब ने भी ऐसी बातें की थी। तो ये मेरा ख्याल है कि कल इस पे भी कंसर्न होंगे कि जजेस की सिक्योरिटी इंश्योर की जाए उनको कुछ, और जो इस तरह हम देख रहे हैं, मेरा ख्याल है जो ये 3-4 दिन से एक नैरेटिव बन रहा है, इन 6 जजेस को एक ऐसा लग रहा है कि वो ट्रायल में है, वो अक्यूज में, और वो लोगों को कल मायूसी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात। कल अहम तरीन दिन है, सुओ मोटो नोटिस जो लिया गया है, 7 रुकनी बेंच बैठने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के हवाले से अहम तरीन हेयरिंग है। तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज होंगी कि अपने इदारे को, अपने जजेस को महफूज रखा जा सकेगा, क्या क्लियर कट ऑर्डर्स होंगे, इस हवाले से आगे का लाहे अमल क्या मुरतब किया जाएगा, क्लैरिटी दी जाएगी, ऐसा मैकेनिज्म कोड ऑफ कॉन्डक्ट मुरतब किया जाएगा कि जजेस को, सिटिंग हाजिर सर्विस जजेस को एक क्लैरिटी हो कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है, अगर उनको दबाव में लाया जाए या अप्रोच किया जाए, ना कि खुद लेने के देने पड़ जाए। छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अदालती अमूर में मुदाखलत का मामला अपनी नौयत का अजब रुख इख्तियार कर गया है। कल अदालत अज खुद नोटिस की समाअत करने जा रही है, विच विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस फेस्ड बाय द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। और हुकूमत का ये शिकवा है कि जजेस के जमीर पहले क्यों नहीं जागे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि जो लोग आज बोल रहे हैं वो उस वक्त कहां थे कि जब नवाज शरीफ पर पहाड़ टूटे। 2017 में इन लोगों के जमीर सो रहे थे या सैर करने गए थे। बोल रहे हैं, मीडिया जो बोल रहे हैं
یہ کہاں تھا جب میاں نواز شریف کو جو ہے پہاڑ ٹوٹے؟ کیا اس وقت جو ہے 2018 میں یا 19 میں یا 2017 میں جب میاں نواز شریف کاروائی شروع ہوئی تھی اس وقت لوگوں کا ضمیر سویا ہوا تھا؟ جب شوکت صدیقی کو بلی چڑھایا گیا اس وقت ان کا ضمیر کہاں پہ تھا؟ فیض آباد گھرنے کا فیصلہ آیا اس وقت ان کا ضمیر کہاں پہ تھا؟ پہلے کوئی ضمیر ان کے پاس نہیں تھا. کوئی نیا انہوں نے کوئی امپورٹ کیا یا ادھار لیا ہے، تیرے کو لیا ہے یا میرے کو لیا ہے، کسی کو لیا نہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ اختیارات کے ساتھ نوازا ہوتا ہے ان کو جو ہے نا وہ اپنی عزت آبرو کا جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا پاس کرنا چاہیے. اپنے رویے جو ہے نا ان میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ان میں تواتر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ موسموں کے حساب سے ان کے رویے بدلتے رہیں. بجا فرما رہے تھے خواجہ آصف، جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کو عزت آبرو کا پاس رکھنا چاہیے، ان کو موسموں کی طرح رویہ نہیں بدلنا چاہیے، کنسسٹنسی دکھانی چاہیے. مگر ناظرین مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ سیاست کا واحد اصول یہ ہے کہ کوئی اصول نہ ہو. 2007 میں میاں صاحب عدلیہ بحالی کی تحریک لیڈ کر رہے تھے. کل تک شوکت صدیقی کے حق میں نون لیگ سراپا احتجاج تھی کیونکہ شوکت صدیقی کا موقف عین نون لیگ کے سیاسی مفاد میں تھا. شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے، مجھے کہا گیا کہ آپ نے ان کو ضمانت نہیں دینی، ان کو باہر نہیں آنے دینا، ان کو جیل میں رکھنا ہے، اس لیے کہ ہماری 2 سال کی محنت ورنہ ناکارہ ہو جائے گی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سچ بولنے کی سزا نہ دی جائے، ججز کو پریشرائز کرا کر بلیک میل کرا کر اپنے دھونس اور دھاندلی جما کر جو فیصلے ان سے لیے جاتے ہیں. آج اگر کٹہرے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کھڑے ہیں تو کل کوئی بھی جج جو انصاف کرنا چاہتا ہے، قانون کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے چاہتے ہیں، وہ سب جج کل کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بات کو سنیں، اس کو ویٹیج دیں، ان کو سچ بولنے کی سزا نہ دیں. آج عدالتی مداخلت کا عین وہی معاملہ بلکہ زیادہ شد و مت سے تحریری طور پر عدلیہ کے سامنے رکھا گیا ہے. مگر نون لیگ کو اعتراض ہے کہ ججز کے ضمیر تو جاگے ہیں مگر نون لیگ کے سیاسی مفاد میں نہیں جاگے. سیاسی مفاد تمام اصولوں پر کیا بھاری نہیں ہے ناظرین؟ اور کنسسٹنسی کا جو ذکر خواجہ آصف کر رہے ہیں، کیا 97 میں سپریم کورٹ پہ ایک چڑھ دوڑنے والی نون لیگ، پھر 2009 میں عدلیہ کی بحالی کی تحریک لیڈ کرنے والی نون لیگ، پھر شوکت عزیز صدیقی کے حق میں بولنے والی نون لیگ، اور آج عدلیہ کے سٹنگ 6 ججز کے مخالف کھڑی ہوئی مس کانڈکٹ کی انویسٹیگیشن کرانے کے امیدیں رکھنے والی نون لیگ کے اپنے بیانیے، اپنی پالیسی میں کتنی کنسسٹنسی ہے، خود فیصلہ کر لیجئے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.